हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किदवाई सर में। मैं आपका टीचर मोहम्मद अली किदवाई। आज आपको यूपी टैट एग्जाम का 2019 का पेपर को मैं सॉल्व कराऊंगा। आज की इस वीडियो में आपको कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा जो यूपी टैट एग्जाम 2019 में आ चुके हैं। मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया है जिसमें मैंने ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कराया था जो एग्जाम में यूपी टैट के आ चुके थे। तो इस वीडियो में मैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन को ले रहा हूँ जो मैंने इससे पहले नहीं पढ़ाए थे, और कुछ क्वेश्चन हैं जो मेंसुरेशन के ज्योमेट्री के में हैं और लाभ हानि के हैं, और जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ तो मैंने इस वीडियो में उसको इंक्लूड नहीं किया है। अगर आपको हमारे वो क्वेश्चन देखने हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, और मैंने प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उस पर जाके आप हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं। और हमने चैप्टर भी डिटेल में आपको समझाया है, तो आपको पूरा आइडिया आपको हो जाएगा। पूरा सिलेबस हमारा यूपीटेट एग्जाम का हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये 2019 यूपीटेट एग्जाम का पेपर है, उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसमें। इससे आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे इस वीडियो को हेडर विजिट कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसमें ये देखेंगे, ये क्वेश्चन दे रहा है कि समीकरण y 7x माइनस 2 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, y 7x माइनस 2 है। इसके लिए आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा जो है कथन जो है वो सत्य है। पहला है कि इसके अनंत हल है, दूसरा है इसका कोई हल नहीं है, तीसरा है इसका एक अद्वितीय हल है, और चौथा है इसके दो हल है। तो आपका इक्वेशन y 7x माइनस 2 था। अब यहाँ पे x की वैल्यू आप रखते जाइए, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7 इंटू 1 माइनस 2 यानी कि 5 आ जाएगी आपकी। इसी तरह की अगर आप x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 14 माइनस 12 हो जाएगी, 14 माइनस 2 हो जाएगी यानी 12 आपकी वैल्यू आ जाएगी। जिस तरह से आप x की वैल्यू रखते जाएंगे y की उसकी करस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अनंत संख्या रखकर हम y के मान ज्ञात किया जा सकता है। इस सिचुएशन में रखते हैं हम x की जैसे जैसे वैल्यू रखते जाएंगे वैसे वैसे y की हमको वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसके अनंत हल होंगे। तो जो इसका पहला वाला ऑप्शन होगा ये इसका आंसर होगा ये वाला। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन यूपीटेट एग्जाम 2019 में आया है। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि इसका हमको मान निकालना है। cos 135 डिग्री है, sin 210 डिग्री है, cos 150 डिग्री है, अपॉन में sin 270 डिग्री है, इनटू है cos 315 डिग्री है। ठीक है, तो अब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे 90 के टर्म्स में। जैसे कि हम इसको cos 135 को लिख सकते हैं cos 90 प्लस 45 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह sin 210 को हम लिख सकते हैं, sin 210 डिग्री को हम लिख सकते हैं sin 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। इसी तरह cos 90 प्लस 60 डिग्री को हम cos 150 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos 90 प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं, और sin 270 डिग्री लिख सकते हैं sin 180 प्लस 90 डिग्री लिख सकते हैं, और cos 315 डिग्री था उसको हम cos 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, इस टर्म में हम लेके आ जाएंगे। तो हमको मालूम है कि जैसे cos 90 प्लस थीटा जो होता है आपका वो होता है आपका माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, ये होता है आपका। तो cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा होता है। तो अब cos 90 प्लस 45 डिग्री जो होगा आपका माइनस साइन 45 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से साइन 180 प्लस थीटा जो होता है आपका वो होता है आपका माइनस साइन थीटा होता है। तो ये साइन 180 प्लस थीटा था आपका, तो माइनस साइन 30 हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से cos 90 प्लस 60 डिग्री था आपका, तो cos 90 प्लस थीटा जो आपका होता है माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन 60 हो जाएगा। इसी तरह से साइन 180 प्लस थीटा जो होता है आपका माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन 90 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका cos 360 माइनस 45 डिग्री है, तो cos 360 प्लस थीटा जो होता है आपका cos थीटा होता है। ठीक है, तो cos 45 डिग्री हो जाएगा। तो इसको हमने इस टर्म में लेके आए। ये हमारा रूल होता है कि cos 90 प्लस थीटा जो होता है आपका cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस sin थीटा होता है, तो cos 90 प्लस 45 डिग्री जो होगा आपका माइनस sin 45 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से sin 180 प्लस थीटा होता है आपका माइनस sin थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस sin 30 डिग्री हो जाएगा। और cos 90 प्लस 60 डिग्री होता है आपका
cos 90 प्लस थीटा जो होता है आपका माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है, तो माइनस साइन 60 हो जाएगा। इसी तरह से साइन 180 प्लस थीटा आपका होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 90 हो जाएगा। और आपका cos 360 माइनस 45 डिग्री है आपका, तो cos 360 माइनस थीटा जो cos 360 माइनस थीटा जो होता है आपका, वो होता है आपका cos थीटा होता है, तो यहाँ पे cos 45 डिग्री हो जाएगा। आप इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट कर दीजिए। sin 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 2 होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 होती है, sin 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2 होती है, sin 90 की जो वैल्यू होती है 1 होती है, और cos 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 2 होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस था, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे भी आपका माइनस था, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं आपस में, ठीक है, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। ये आप पूरे इक्वेशन को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं ऑब्वियसली। तो अब यहाँ पे आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, तो आपका वैल्यू आएगी अंडर रूट 3/4 वैल्यू आएगी इसकी। तो इस पूरे जो आपका जो दे रखा था इस सम का, जो इसकी वैल्यू होगी अंडर रूट 3/4 आएगी, इसको नोट कर लीजिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि यदि x स्क्वायर प्लस px माइनस q तथा 5x स्क्वायर माइनस 3px माइनस 15q का महत्तम समपरिवर्तक x माइनस 3 हो, तो p तथा q का मान क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो अब देखिएगा कि x माइनस 3 जो है, ये दोनों इक्वेशन का आपका महत्तम समपरिवर्तक है। दोनों इक्वेशन का, पहला वाला इक्वेशन आपका ये और दूसरा वाला इक्वेशन इन दोनों का आपका महत्तम समपरिवर्तक जो है आपका x माइनस 3 है। तो हम यहाँ से निकालेंगे x माइनस 3 को 0 कर देंगे, और x जो वैल्यू आएगी आपकी 3 आ जाएगी। तो हमें इस दोनों इक्वेशन में जो हमको दे रखा था, हमें p और q की वैल्यू निकालनी थी, तो सबसे पहले हमने x माइनस 3 को 0 कर दिया, क्योंकि ये दोनों का महत्तम समपरिवर्तक था, मासा था दोनों का, तो x माइनस 3 को 0 कर दिया, तो x वैल्यू 3 आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम इस पहले वाले इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर देंगे, तो x स्क्वायर प्लस px माइनस q में हम x का मान रख देंगे, तो x यहाँ पे हमने यहाँ पे 3 रख दिया, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3p हो जाएगा x यहाँ पे, और माइनस q इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने निकाला 9 इक्वल टू आपका आ जाएगा q माइनस 3p आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको इक्वेशन को इधर लेके चले जाएंगे, जब इधर लेके जाएंगे तो ये q पॉजिटिव हो जाएगा, और 3p जो होगा ये नेगेटिव में आ जाएगा, तो q माइनस 3p इक्वल टू 9 जो होगा, ये हमारा जो है फर्स्ट इक्वेशन बन जाता है। फिर सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए ये हमें जो दे रखा था 5x स्क्वायर माइनस 3px माइनस 15q, इसका भी मासा जो था वो x माइनस 3 था। इस इक्वेशन में भी हम x की वैल्यू जो है 3 रख देंगे, तो 5 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे x यहाँ पे हमने 3 रख दिया, यहाँ पे 15q था इक्वल टू 0 कर दिया। इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे 45 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, 9 टू 5 करेंगे 45, 45 माइनस 3 माइनस 45 माइनस 9p हो जाएगा, 3 3 9p हो जाएगा, माइनस 15q इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर हम इन दोनों को इधर ले जाएंगे, 45 को इधर रहने देंगे, तो 45 इक्वल टू हो जाएगा 9p प्लस 15q, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव में थे, 0 हम इक्वल टू के दूसरी साइड में लेके आए हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके आए हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके आए, तो पॉजिटिव हो जाएगा दोनों। तो अब जो है फिर हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे पूरे इक्वेशन को, तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया, तो 15 इक्वल्स टू आ जाएगा 15 इक्वल्स टू आ जाएगा 3p प्लस 5q हो जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगा। अब हम जो है इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो देखिएगा दोनों इक्वेशन आपके थे उसमें 3p आ रहा था, तो ये वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस 3p था, यहाँ पे प्लस 3p था, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा, सबको हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे 6q आ जाएगा, और यहाँ पे 24 आ जाएगा, तो q की वैल्यू जो आपकी आएगी 24/6 होगी, यानी q की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी। अब हमको q की वैल्यू मालूम पड़ गई है, अब हमको p की वैल्यू मालूम करनी है, तो इस फर्स्ट वाले इक्वेशन में हम यहाँ पे q की वैल्यू पुट कर देंगे, तो q की वैल्यू हमारी 4 थी, तो 9 इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 3p हो जाएगा, तो यहाँ से जो है p की वैल्यू जो आपकी आएगी वो -5/3 आएगी, ठीक है। ये दोनों वैल्यू हमको निकालनी थी p और q की, तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। अब ये क्वेश्चन देखेंगे, ये चार्ज, समय और दूरी का क्वेश्चन है, ये यूपीटेड एग्जाम में आ चुका है। इसमें कहा गया है यदि कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ का 4/5 भाग m मिनट में तय करता है, तब उसी चाल से
उस पूर्ण पथ की एक परिक्रमा करने में व्यतीत समय क्या होगा। यानी कोई आदमी है, ठीक है, ये जैसे एक आपका वृत्ताकार पथ है, यानी कि सर्कुलर जो है आपका एक रास्ता है, सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ है, वृत्ताकार पथ है आपका, इस तरह का है। और इसके पूरे इसके जो है इसके ऊपर ये घूम रहा है, ठीक है। तो अब ये जब जो है एम मिनट के अंदर में, जो वो कंप्लीट करेगा, वो 4/5 पार्ट जो है उसका कंप्लीट करेगा, इसका पूरा आपका सर्कुलर पाथ का, ठीक है। तो अब उसी चाल से, जिस चाल से ये चल रहा है, उसी चाल से अगर चले तो पूरा जो ये पाथ है, जो ये आपका सर्कुलर पाथ है, तो उसको जो है कवर करने में उसको कितना समय लगेगा, ये हमको निकालना है। तो हम मान लेंगे कि वृत्ताकार जो पथ है वो हमारा x मीटर का है, ठीक है। तो अब जो वृत्ताकार पथ का 4/5 पार्ट क्या होगा, तो 4/5 ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। टोटल जो है ये आपका जो मतलब कि जो इसका पूरा जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की हमने x मान लिया, तो उसने 4/5 पार्ट किया है, तो 4/5 किसका होगा, टोटल पार्ट का क्या होगा, टोटल x से क्या होगा। तो अब जो 4/5 पार्ट होगा वो x का होगा, तो 4/4x/5 हो जाएगा ये, ठीक है। वृत्ताकार पार्ट का जो 4/5 पार्ट होगा वो 4x/5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हमको मालूम पड़ गया, आपको चाल निकालनी है, ठीक है। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी अपॉन समय होता है। दूरी हमारी ये है और ये m मिनट में पूरा करता है, तो समय हमारा m हो जाएगा। तो यहाँ से हमने चाल निकाली जो हमारी 4x/5m आ गई। तो अब आगे हमसे ये कहा गया है कि अगर उसी चाल से चलेगा तो वो पूरे सर्कुलर पाथ को कितने समय में कंप्लीट करेगा। तो अब हमारी चाल जो है ये है, ठीक है, और दूरी जो है पूरी सर्कुलर पाथ की दूरी हमारी x है, तो हमें समय निकालना है। तो समय निकालने का फॉर्मूला होता है दूरी अपॉन चाल होता है। तो दूरी हमारी x थी, ठीक है, और जो चाल हमारी आई है वो 4x/5m है, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इसका जो आंसर आएगा, समय आएगा, वो हमारा 5m/4 आ जाएगा। एक्सेस कैंसिल हो जाएगा और ये इसके अपॉन में था तो ये ऊपर चला जाता है, तो ये 5m/4 जो होगा, मिनट जो होगा, ये हमारा समय आएगा। अब ये क्वेश्चन देखेंगे, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ये भी यूपी टेट एग्जाम में आ चुका है। इसमें क्या रखा है, रेखा x=1 है और y=1 है कि प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशक क्या होगा। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको निकालना है कि इसकी प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक समझा देते हैं। जैसे ये आपके इस तरह से होता है, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है और ये आपकी वाई एक्सिस होती है, ठीक है। इधर जो आपके होते हैं पॉजिटिव वाले होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इधर पॉजिटिव आता है, और इधर भी आपका वाई एक्सिस पॉजिटिव आता है, 1 2 3 4 5 आएगा। इधर नेगेटिव में जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 आ जाएगा, और इधर आपका नेगेटिव में जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 जाएगा। तो अब जैसे हम लिखते हैं तो x और y के टर्म्स में हम ऐसे लिखते हैं, तो इधर जो हमारे दोनों पॉजिटिव होंगे, x वाले और y वाले दोनों हमारे पॉजिटिव होंगे। इधर जो होगा x वाला पॉजिटिव होगा, y वाला नेगेटिव होगा। ये वाले आपके कोऑर्डिनेट में आपके दोनों नेगेटिव रहेंगे, x और y दोनों नेगेटिव रहेंगे। और ये वाले कोऑर्डिनेट में आपके जो है, कोऑर्डिनेट में आपके जो है, ये जो आपका x होगा वो नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा। और इस चीज को हम जो है एबेसिसा कहते हैं, एक्स एक्सिस को एबेसिसा कहते हैं और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हमसे इसमें कहा गया है, पॉइंट दिया गया है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1 है। तो x की वैल्यू 1 है, यानी कि इसके ऊपर यहाँ पे होगा और y यहाँ पे होगा, ठीक है। x यहाँ पे है और y यहाँ पे, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे पॉइंट लेंगे। x=1 है तो यहाँ पे होगा, इसके सामने होगा, और y=1 है तो यहाँ पे होगा। तो यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर देंगे, ये यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर दिया, इसको हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। तो अब इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, 1 1 होगी, x भी 1 है और y भी 1 है, ठीक है। तो जो आपका आंसर ये डी वाला था, ये आपका आंसर हो जाएगा, जिसमें x की वैल्यू भी 1 है और y की भी वैल्यू 1 रहेगी आपकी। तो इस तरह से इसको ड्रॉ किया जाता है, इस तरह से इसको निकाला जाता है, इसको नोट कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि यदि दो धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य तथा गुणांतर माध्य 5 तथा 3 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे कि दो संख्या हमारी ए और बी है, और तो समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a + b/2 होता है। तो a + b/2 हो जाएगा 5, क्योंकि हमारा समांतर माध्य 5 दे रखा है, तो यहाँ से a + b की जो वैल्यू आएगी वो 10 आ जाएगी। फिर गुणांतर माध्य जो होता है, जो गुणांतर माध्य होता है हमारा, वो होता है √ab होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें 3 दे रखी थी, तो 3 √ab हो जाएगा। तो दोनों साइड हम जो है अब
कि इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी हो जाएगा, तो अंडर रूट उठाने के लिए हम दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा और यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 9 आ जाएगा। तो इसको हमने सेकेंड इक्वेशन मान लिया। फिर हमको मालूम है एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 होता है a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, a प्लस b की जो वैल्यू है वो आपकी 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर हम ऐसे ही रहने देंगे, और 4ab था तो ab की वैल्यू हमारी 9 थी, यहाँ पे हमने रख दिया। तो यहाँ पे हमने सॉल्व करेंगे तो a माइनस b का होल स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो 64 आएगी, तो स्क्वायर हटाएंगे तो इसका अंडर रूट लग जाएगा 64 में, तो a माइनस b की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 8 आ जाएगी। इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। अब इस इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन थर्ड को आप सॉल्व कर लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट आपका था a प्लस बी इक्वल्स टू 10 था, और इक्वेशन थर्ड आपका a माइनस बी इक्वल्स टू 8 है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ऐड करेंगे जब आप, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a हो जाएगा और यहाँ पे 18 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आपकी 9 आ जाएगी। अब इस वैल्यू a की a इक्वल्स टू 9 आया है, इसको आप ये वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो 9 प्लस b इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 10, तो b की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो इस तरह से हमने a और b की वैल्यू निकाल लिया, a की वैल्यू आपकी 9 आ रही है और b की वैल्यू आपकी 1 आ रही है। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है यदि 10 क्यूब है, a है प्लस a एक पूर्ण वर्ग संख्या हो तो a में कम से कम अंकों की संख्या क्या होगी। तो अब इसको आप निकालना है आपको, तो 10 की पावर 3 है और a है प्लस a है, तो इसमें से हम a कॉमन ले लेंगे, और 10 की पावर 3 यानी कि 1000 था, तो 1000 और यहाँ पे 1000 प्लस 1 हो जाएगा, तो a इंटू 1001 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें दे रखा है कि संख्या पूर्ण वर्ग है, तो पूर्ण वर्ग तभी होगी जब यहाँ पे a की वैल्यू भी 1000 होगी। पूर्ण वर्ग के लिए जरूरी होगा ना कि 1001 इंटू 1001 होगा तभी तो वर्ग होगा इसका। तो अब इसलिए इस रिलेशन से हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि संख्या पूर्ण वर्ग है, तो a जो होगा हमारा वो भी 1001 ही होगा, ठीक है। तो हमसे कहा गया था a में कम से कम अंकों की संख्या क्या होगी, तो कम से कम अंक कितने, इसमें 4 अंक है, तो a में कम से कम अंकों की संख्या जो होगी वो 4 होगी आपकी। ये देखेंगे, ये समीकरण के ऊपर क्वेश्चन है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखेंगे। इसमें आपको दे रखा है समीकरण ए बी एक्स स्क्वायर प्लस 2 है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, फिर ब्रैकेट में है इनटू एक्स माइनस 1 है, कि मूल के व्यक्त क्रमों का योग क्या होगा, ठीक है। आप देखिएगा ये आपको दे रखा था, तो हम इसको पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको छोटा कर लेंगे, तो अब देखेंगे ये आपको इस तरह से इक्वेशन आपको दे रखा है, ठीक है। तो इसमें हम पूरे इक्वेशन को इधर लेके चले जाएंगे, इस पार्ट को, इधर पूरे पार्ट को हम इधर लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो इधर लेके चले जाएंगे तो माइनस के साथ में आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, ये x इसको x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये मतलब ये मल्टीप्लाई होगा तो आपका ये इतना पार्ट आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इनटू x हो जाएगा, और फिर माइनस से करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये माइनस के साथ में आएगा, ठीक है। तो जब हम इधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव में आ जाएगा, और ये आपका नेगेटिव वाला पॉजिटिव में हो जाएगा, प्लस 2 के इधर लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे ऐसे कर भी सकते हैं कि ए बी एक्स स्क्वायर है आपका, तो इसको जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू एक्स होगा, और माइनस में आपके साथ में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये पूरा माइनस के साथ में आएगा, ठीक है। हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ब्रैकेट को ओपन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर अब इन दोनों टर्म को हम इधर लेके आएंगे, तो ये पॉजिटिव था, यहाँ पे निगेटिव के साथ में आ गया, और ये निगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब देखिएगा ये ए बी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आपका ए बी एक्स स्क्वायर है, माइनस है, अब ये आपका ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले में है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो इस पूरे की जगह पे हमने यहाँ पे इस पूरी जगह पे हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ पे भी इस पूरी जगह पे हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो ये इस तरह का हमारा जो है इक्वेशन बन गया। तो अब देखिएगा एक चीज हमने आपको पहले बताई थी, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको समझाया था कि अगर आपको कोई इक्वेशन इस तरह से दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है, तो अगर आपसे कहा गया जाए इसमें कि मूलों का योगफल निकालिए, तो जो मूलों का योगफल होगा आपका, ठीक है, योगफल जो आपको कहा जाए आपसे निकालने के लिए, तो वो आपका होता है माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है। यानी कि जो एक्स का कोफिशिएंट है यानी कि ये वाला, और अपॉन जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये वाला, ठीक है। और अगर आपसे कहा जाए मूलों का गुणनफल निकालिए, तो वो आपका होता है
सी अपॉन ए होता है, ठीक है। ये यहाँ पर सी वाला पार्ट और ये वाला, यानी जो आपको नंबर में दे रखा होगा या जो लास्ट वाला पार्ट होगा वो और अपॉन ए होगा, ठीक है, जो आपका एक्स का कोएफिशिएंट है। तो ये हमारा होता है। अब देखिएगा यहाँ पे भी हम वही चीज करेंगे। हम मान लेंगे कि समीकरण के मूल जो है अल्फा और बीटा है। तो सबसे पहले हम मूलों का गुणनफल मूलों का जो है योगफल निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा आपका, माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस यहाँ पे हो गया। और बी के आपका कौन सा पार्ट है, जो एक्स के साथ में एक्स का कोएफिशिएंट है, ये पार्ट आपका है। तो माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर है यहाँ पे। और अपॉन ए कौन सा पार्ट है, जो एक्स का कोएफिशिएंट है, यानी कि ए बी है, तो इसके नीचे ए बी आ गया। तो अब ये वाला, अब यहाँ पे देखिएगा ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी आ जाएगा। फिर हम मूलों का गुणनफल निकालेंगे, उसका होता है फॉर्मूला सी अपॉन ए होता है, सी वाला पार्ट होगा आपका, और ए जो है आपका जो एक्स का कोएफिशिएंट होगा वो होगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये निकाला था। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि मूलों के व्यक्त क्रमों का योगफल निकालिए। मूलों के व्यक्त क्रमों का योगफल यानी कि उसका रेसिप्रोकल करके हमें ऐड करना है। तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा हमें निकालना है। तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा करेंगे, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा अल्फा, एलसीएम निकाल ले तो नीचे आ जाएगा अल्फा इनटू बीटा आ जाएगा, ऊपर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी ये थी, हमने यहाँ पे रख दिया, और इसको इक्वेशन 1 बनाना था हमने। और ये आपका जो है नीचे अल्फा इनटू बीटा था, तो इसकी वैल्यू ये थी, हमने यहाँ पे ये रख दिया। तो देखेगा यहाँ पे कि दोनों वैल्यू सेम है, तो कैंसिल हो जाएगी सब ऊपर और नीचे से। तो आपका लास्ट में जो आंसर आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये मेंसुरेशन क्वेश्चन है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें क्या रखा है कि एक छाता दो विभिन्न रंगों के 10 त्रिभुजाकार कपड़े के टुकड़े को सिलकर बनाया जाता है। प्रत्येक टुकड़े की माप आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। तो छाता बनाने के लिए प्रत्येक रंग के कपड़े कितने कपड़े लगेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें बता रखा है कि एक छाता जो है दो विभिन्न रंगों से बना हुआ है, दो रंगों से बना हुआ है, और दो रंगों के 10 त्रिभुजाकार कपड़ों से बना हुआ है। यानी कि अगर एक कपड़े की हम बात करें, प्रत्येक कपड़े, और हमें निकालना प्रत्येक रंग के कितने कपड़े लगेंगे, तो प्रत्येक रंग के जो कपड़े होंगे वो 5 होंगे हमारे, ठीक है। तो छाता बनाने के लिए आवश्यक प्रत्येक रंग के कपड़े का जो क्षेत्रफल होगा वो 5 समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर होगा, क्योंकि आपका टोटल जो छाता बना है वो दो रंग से बना है, और दो रंग में आपके जो है 10 त्रिभुजाकार कपड़े काटे गए हैं। तो 5 एक रंग के हैं, 5 दूसरे रंग के हैं। तो हमें प्रत्येक रंग का निकालना है। एक एक जो कलर, जैसे मान चलिए एक येलो कलर का है, एक ब्लू कलर का है, तो हमें येलो कलर कितने हैं वो निकालना है, ठीक है। तो जो प्रत्येक जो आपका जो एक रंग का कपड़ा होगा वो 5 समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है। इस तरह से होगा आपका। तो आप इसमें देखिएगा जो इसका आपका डायमेंशन दे रखा है कि जो है 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है और 20 सेंटीमीटर है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है क्योंकि उसकी दो भुजाएं सेम रहती है। और समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है a/4 अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है, ठीक है। तो जहां पे b जो होता है वो समान लंबाई होती है, और a जो होता है वो तीसरी भुजा होती है। तो इस फॉर्मूले में हम रख के इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो एक कपड़े के टुकड़े का जो क्षेत्रफल आएगा वो 200 अंडर रूट 6 आएगा, ठीक है। तो हमें प्रत्येक रंग के कपड़े का क्षेत्रफल निकालना था। तो ये प्रत्येक रंग का जो कपड़ा था वो 5 समद्विबाहु क्षेत्रफल, 5 समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर था। तो 5 इंटू हम 200 अंडर रूट 6 कर देंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है यदि दिगांत समीकरण a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का एक मूल दूसरे मूल का व्यक्त कम हो तो निम्नलिखित में से क्या सही है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको उसको निकालना है। तो इसमें दे रखे, देखिए आपको इक्वेशन ये दे रखा है a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। तो इसमें हम मान लेंगे इस समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है। तो हम मूलों का योगफल निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा आपका क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो सी अपॉन ए हो जाएगा, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था आपको, तो उसी से आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए हो जाएगा। अब हमको दे रखा है क्वेश्चन में कि अल्फा जो है वो 1 अपॉन बीटा होगा, यानी कि एक जो मूल है वो दूसरे का व्यस्त कम है, तो अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन बीटा होगा। तो अब देखिए हमें ये सेकंड इक्वेशन हम ले लेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए है, सी अपॉन ए था। तो यहाँ पे हमने जो है अल्फा के यहाँ पे 1 अपॉन बीटा रख दिया इस यहाँ से, तो 1 अपॉन बीटा इंटू बीटा हो जाएगा इक्वल टू सी अपॉन ए हो जाएगा। तो यहाँ पे बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा और सी अपॉन ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए इधर चला जाएगा, तो ए इक्वल टू सी हो जाएगा। ये इसका आंसर आएगा। अब ये देखें, ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। इसमें क्या रखा है कि एक मूलधन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में अपने का दो गुना हो जाता है,
ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम मान लेंगे मूलधन जो है, जो प्रिंसिपल होता है, जो मूलधन होता है वो पी है। तो 10 वर्ष में अपने से डबल हुआ जा रहा है, यानी कि जो मिश्र धन होगा, जो अमाउंट होगा वो 2p हो जाएगा। तो हम साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज क्या होगा हमारा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होगा, मिश्र धन माइनस मूलधन होगा। तो 2p माइनस p कर देंगे, हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा। समय 10 वर्ष का था, अब हम फॉर्मूला लगा दें। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। जो साधारण ब्याज है हमारा वो पी है, मूलधन भी हमारा पी है, दर हमें निकालना था, समय 10 वर्ष था, अपॉन 100 कर दिया। फिर इसको हम दर इधर कर देंगे, बाकी ये ऊपर चला जाएगा और ये इसके हर में आ जाएगा। तो पीपी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 100 से या 10 से 100 को कैंसिल कर देंगे, तो जो दर आएगा वो आपका 10% आएगा। इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो चैनल लाइक करें और बेल वाला घंटा बजा दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो में मैंने आपको यूपीटेट 2019 का पेपर सॉल्व कराया था। इसके आगे भी पेपर हम सॉल्व कराएंगे। कुछ क्वेश्चन इस एग्जाम पेपर में थे जो मैं पहले भी सॉल्व करा चुका था। जो मेंसुरेशन में मैंने जो पढ़ाया था सॉल्व कराए थे, जो मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया था तो सॉल्व करवाए थे, तो वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किए थे। अगर आपको वो वीडियो भी हमारे देखने हैं तो हमारी प्लेलिस्ट है यूपीटेट मैथ के नाम से, जो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैंने, आप जाके देखेंगे तो मैंने सारे चैप्टर भी पढ़ा रखे हैं, सारे फॉर्मूले भी समझा रखे हैं। तो आप हमारे सारे वीडियो को देखें, जिससे आपको कोर्स कंप्लीट हो सके। और इसके बाद भी हम आपको आगे भी पेपर सॉल्व करवाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।